गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BPCG 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग जून 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन करेंगे बिकॉज कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का स्ट्रेस, कंसेप्ट एंड सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। ये जानना है आप लोगों का। सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी आ सकता है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस भी आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जब किसी सिचुएशन की डिमांड हमारी एबिलिटी से ज़्यादा लगती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या मतलब, सोर्स मतलब आपको स्ट्रेस कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। फैमिली प्रॉब्लम से होता है, एग्ज़ाम से होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मिलता है, जॉब प्रेशर से होता है, हेल्थ इशू से आपको स्ट्रेस मिलता है। जब सोर्स ऑफ स्ट्रेस आए तो आप भी प्रैक्टिकल खुद पर प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा कि स्ट्रेस हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। जो भी आपके माइंड में आए उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स के स्ट्रेस के क्या सिम्टम्स है, मतलब आपको वो बंदा स्ट्रेस में कैसे समझ में आएगा कि वो बंदा स्ट्रेस में है। तो आप खुद पर सोचिएगा कि कोई स्ट्रेस में होता है, बोलते हैं ना आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, तो कैसे हेडेक हो सकता है उसको, हाँ सर दर्द रहेगा तो बोलेगा स्ट्रेस में है, एंजाइटी रहेगी, टेंशन रहेगा, इरिटेबिलिटी हो सकती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब क्या है, स्ट्रेस का सिम्टम्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, एक मिनट। मतलब मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस आर फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ पर्सन, ठीक है। मतलब वो फैक्टर है जो मतलब एक सिंपल वर्ड में समझते हैं तो पीपल में फेस द सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन बट दे में रिएक्ट डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द मॉडरेटर्स, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को कम या ज़्यादा करते हैं, जैसे कि सोशल सपोर्ट। अगर आपको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो लेकिन आपको फैमिली की तरफ से सोशल सपोर्ट मिल रही है, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, आपको वो लोग समझा है कि कोई बात नहीं, अगर इस बार आप फेल हो गए तो आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे देना, तो इससे क्या होता है आपकी स्ट्रेस थोड़ा कम होती है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो अगर आपको सोशल सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं क्या हुआ, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे यकीन है पास हो जाऊंगा, तो स्ट्रेस आपको कम होगा। सेल्फ स्टीम, अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो स्ट्रेस कम होगा। गुड हेल्थ रहेगा आपको तो स्ट्रेस कम होगा। इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स मतलब आपको स्ट्रेस से निपटने का आपका स्किल कैसा है आपका, अगर आपका स्किल स्ट्रॉन्ग है कोपिंग स्किल्स तो आप स्ट्रेस आपको कम होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। योगा क्या है, योगा एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। योगा को बहुत ही एंशिएंट टाइम से इसको प्रैक्टिस किया जाता है कि योगा बहुत ही कारआमद चीज़ है। अगर आप योगा करते हैं तो आपको स्ट्रेस दूर हो जाती है, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है योगा करने के, कि एंजाइटी कम होती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, बेटर स्लीप होती है, मतलब अच्छे से सोते हैं आप, कंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ योगा क्या है फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आसनास मतलब फिजिकल पोस्चर, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस मसल टेंशन, ठीक है। फिर प्राणायामा मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से कंट्रोल ब्रीथिंग एंड काम द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हो गया। और फिर मेडिटेशन मतलब हेल्थ में रिलैक्सेशन एंड मेंटल पीस। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं योगा के, ये तीनों अच्छे से कर लीजिएगा। मतलब योगा करने से इंसान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, टेंशन कम होता है, स्ट्रेस कम लेते हो, अपनी लाइफ में एकदम अच्छे रहते हो, नेचुरल अच्छा फील करते हो, ठीक है। अब क्या है कोपिंग स्टाइल आपको बताया ना कि स्ट्रेस से डील करने की प्रोसेस को हम लोग कोपिंग स्टाइल कहते हैं। जैसे कौन सा प्रोसेस हो गया, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना खुद से, और इमोशनल फोकस्ड कोपिंग मतलब इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक है। हैंडल और इमोशंस जैसे एग्जांपल म्यूज़िक सुनकर स्ट्रेस को कम करना, और दुआ करके प्रे करके स्ट्रेस को कम करना। तो ऐसे लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। इमोशनल फोकस्ड
इस कोपिंग स्टाइल है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम से भागना, अवॉइडेंस स्किल, मतलब प्रॉब्लम से अगर आप भागते हो, मतलब उसको अवॉइड करते हो, प्रॉब्लम को, अपना गेम में लगे रहते हो, तो ये अवॉइडिंग स्किल है, कोपिंग स्किल। ये अच्छा स्किल नहीं माना जाता है, ठीक है। सोशल सपोर्ट कोपिंग स्किल मतलब दूसरों की हेल्प लेना, दूसरों की हेल्प लेके आप अपनी थोड़ी स्ट्रेस को कम कर सकते हो, ठीक है। कोपिंग स्टाइल जैसे गोल स्ट्रेस को रिड्यूस करना और एडजस्टमेंट इम्प्रूव करना है, ठीक है। मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट करना सीख जाते हो, कोपिंग स्टाइल उसी को कहते हैं। कोपिंग स्टाइल नहीं, कोपिंग स्टाइल स्ट्रेस से डील करने की प्रोसेस को कोपिंग स्टाइल कहते हैं। ये सब टाइप्स है कोपिंग स्टाइल के, प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशनल फोकस, अवॉइडेंस, सोशल सपोर्ट, ओके। 5 नंबर में होलिस्टिक एंड बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है। होलिस्टिक मॉडल मतलब हेल्थ सिर्फ डिसीज़ ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होनी चाहिए। मतलब आपको आपके बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम फिट हो। मतलब समझ लीजिए किसी को कोई डिसीज़ नहीं, लेकिन वो बंदा क्या है, चुपचाप रहता है, खामोश रहता है, किसी से बात नहीं करता है, उसको बहुत तरह का टेंशन है ना। तो इसको हम लोग हेल्थ नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा हेल्थ है उसका। होलिस्टिक मॉडल यही बोलता है, मतलब उस बंदे को पूरे इंसान एक परफेक्ट होना चाहिए, पूरे इंसान की हेल्थ पूरा परफेक्ट होना चाहिए। जैसे वो फिजिकली भी हेल्थ ठीक हो उसका, मेंटली भी ठीक हो, इमोशनल भी ठीक हो, सोशल हेल्थ भी उसका सही हो और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उसका सही हो। ये सब रहेगा तभी उसको एक पूरा गुड हेल्थ बोला जाएगा, उसी को हम लोग होलिस्टिक मॉडल कहते हैं, ठीक है। बायो साइको सोशल मॉडल में हेल्थ को 3 फैक्टर्स अफेक्ट करता है। मतलब अगर जैसे क्या कौन कौन से फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे जीन्स, हार्मोन्स, डिसीज, एज, ये सब फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल के। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब माइंड से रिलेटेड फैक्टर, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशंस, थाट्स। सोशल फैक्टर्स मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर, इनकम, एजुकेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम क्या, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, अगर जेनेटिक में है तो उसको डायबिटीज़ हो गया है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, स्ट्रेस ले रहा है वो, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस ले उसको वजह से हो गया है। सोशल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, पुअर लाइफ स्टाइल है, फैमिली सपोर्ट ना मिलना। तो ये सब मिलकर डिसीज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है, तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा फील हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, इसको ये खास नहीं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ का मतलब सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, बता देती हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्सुअल हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। इट हेल्प्स इंडिविजुअल लीड अ सेफ एंड हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकता है, जैसे HIV, AIDS, साइफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है, मतलब अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन की कोई नॉलेज नहीं है तो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन मतलब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल डिज़ायर, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन। लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन मतलब आपको इनकरेंट सेक्सुअलिटी से इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब सुनी मनगढ़ंत बातों को जो दादी नानी के ज़माने से चली आती है, तो वो सब पर बिलीव कर लेना। मतलब आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू सेक्सुअल इश्यूज़, ठीक है। ये सब सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस मतलब होता है जो बीमारी बोलो जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म रहेगी। उसको अब क्या ज़रूरत है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म रहेगी और उसको केयर की ज़रूरत है। जैसे अगर डायबिटीज़ हुआ, ये क्रोनिक इलनेस की एग्जांपल दे रहे हैं। क्रोनिक इलनेस की एग्जांपल है डायबिटीज़, कैंसर, AIDS, ठीक है। जैसे उसको डायबिटीज़ हो गया है तो बॉडी ब्लड शुगर को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो अब ये लॉन्ग समय तक क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट चलेगी, तो इसको केयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्रोनिक इलनेस हो गया जो लॉन्ग टर्म तक चले,
कैंसर भी बॉडी सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं। AIDS HIV वायरस इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिसीज़ है, इसलिए इसको क्रोनिक इलनेस कहते हैं। अगर क्रोनिक इलनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए इसके बताओ कि एक्सप्लेन करो इसकी बीमारी को क्या होता है, तो आप ये 3 को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर DSM-5। DSM-5 एक बुक का नाम है जो मतलब एक वर्ड में एक रिकॉर्ड पे टॉप पर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिस्ट ये सब बुक होता है, रिकॉर्ड किया जाता है ये सब रिलेटेड साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो इसके मुताबिक आपको सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब जब पर्सन फिजिकली सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा चिंता करता है, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम छोटी हो या नहीं हो या ना हो, मतलब प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जितना वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है। मतलब उसको दिमाग में मतलब ऐसा समझ लो कि उसको कोई बीमारी नहीं है। ज़रा सा सर में दर्द हुआ, अब वो सोचे नहीं मुझे माइग्रेन हो गया है, ठीक है। तो इसी को सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे सिम्टम्स दिया गया है, कांस्टेंट वरी करता है, फ्रिक्वेंट डॉक्टर विजिट, हेल्थ एंजाइटी, ठीक है। 10 नंबर में वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस। सिंपल है, बहुत ईजी है। इससे बेनिफिट्स से क्या हो सकते हैं कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस आपका सही रहेगा तो आपको स्ट्रेस कम होगा, बेटर हेल्थ रहेगा आपका, मोर सेटिस्फैक्शन रहेगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत कुछ। अब खुद पर रख के सोचिएगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है तो आपको क्या क्या उससे बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। 11 नंबर में है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी जॉब जो इनकम भी दे, अच्छी खासी, मतलब आपकी सारी ज़रूरत पूरा हो जा रही है, सेटिस्फैक्शन भी दे आपको, मतलब कि जॉब जाने का डर ना हो, थोड़ा लंबे समय तक रहे, शायद परमानेंट भी हो, ठीक है, और ग्रोथ दे, मतलब क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी मिले आगे प्रमोशन की। कंपोनेंट्स इसके फेयर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी हो, करियर ग्रोथ हो, गुड वर्क इन्वायरमेंट हो, ठीक है। 12 नंबर में ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मतलब ओबेसिटी की क्या क्या काजेज हो सकते हैं, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी से, जेनेटिक प्रॉब्लम से भी ओबेसिटी होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या बोला जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक ये ईटिंग अगर डिसऑर्डर आ गया तो आप लोगों को ये हेडिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंगी ईटिंग डिसऑर्डर, ये हेडिंग देकर आपको इंपॉर्टेंट लिखना ही लिखना है। अगर इसको लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। ये हेडिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है, खाना कम खाता है इंसान, ईटिंग डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, मतलब डिसऑर्डर हो गया उसका ईटिंग खाने का तरीका। बुलिमिया नर्वोसा में ज़्यादा खाना खाता है फिर उल्टी कर देता है। अब बिंगी डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा खाना खाता है लेकिन उल्टी नहीं होता है, ठीक है। 30 नंबर में होप एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। होप मतलब फ्यूचर में अच्छा होने का एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, होता है ना इंसानों का। ऑप्टिमिज्म मतलब हर सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचना, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेटर मेंटल हेल्थ रहेगा, लेस स्ट्रेस होगा, हायर मोटिवेशन होगा, ठीक है। 14 नंबर में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। स्ट्रेस के क्या क्या टाइप्स हैं, एक तो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, और भी एक टाइप है एक्यूट स्ट्रेस। मतलब इसमें स्ट्रेस क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे एग्ज़ाम टाइम हो आपका या तैयारी प्रिपरेशन नहीं है आपकी तो आपको स्ट्रेस लेने लगे, शॉर्ट टर्म एग्ज़ाम देने के बाद आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। जॉब का इंटरव्यू अटेंड करना या फिर पब्लिक स्पीकिंग करना, ये सब कुछ वक्त के लिए रहता है आपका स्ट्रेस, तो इसको एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। और सेकंड है आपका एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, मतलब एक्यूट स्ट्रेस बार बार होना, उसको हम लोग कहते हैं एपिसोडिक स्ट्रेस, ठीक है। मतलब पर्सन हु वरीज अबाउट एवरी टेस्ट, हर टेस्ट को लेकर, हर एग्जाम को लेकर बॉडी रहते को, ये एक्यूट स्ट्रेस आपके साथ बार बार हो रहा है, इसी को कहते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। लास्ट है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, इट कंटिन्यूज फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, बहुत लॉन्ग टर्म है, मतलब बहुत दिन तक चल सकता है ये स्ट्रेस, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इसको फिर से अच्छे से आपके दिमाग में जाकर एकदम बैठ जाए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ मेरी वॉइस आपके कानों में गूंजे और आप मेरे वॉइस को सुनकर आंसर लिखते जाएं। एक शॉर्ट लाइन में आपको समझा देती हूँ फिर से, ताकि उस शॉर्ट लाइन को याद करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको लॉन्ग में आंसर में लिख कर आए, कुछ भी छोड़कर नहीं आना आपको, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, बॉडी के रिस्पॉन्स टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस, हेल्थ
कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है। कोपिंग स्ट्रेस से डील करने की प्रोसेस। योगा, माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक। सेक्सुअल हेल्दी फिजिकल इमोशनल सेक्सुअल वेलबींग। ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी फैट एक्यूमुलेशन। क्रोनिक इलनेस, लॉन्ग लास्टिंग डिसीज। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इनकम और सेटिस्फैक्शन देने वाली जॉब। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हेल्पफुल थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उससे मैं आप लोगों के लिए और भी मदद करती रहूँगी। जो भी आप कमेंट करते हैं मैं उसके रिप्लाई फ़ौरन करती हूँ, ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आप लोगों को एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है। मैं प्रे करूँगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।